तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बरसात के समय में कभी कभी आसमान में इंद्रधनुष को बनते हुए देखा होगा। ठीक है, तो इंद्रधनुष जो होता है वो 7 रंग उसमें होते हैं। ठीक, तो किस तरीके से होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो वास्तव में 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं तो उसको याद करने के लिए एक हमें टर्म है, ये दिया गया है विबग्योर, इसको याद करना होगा। ठीक, विबग्योर से हमें वो 7 रंग याद हो जाएंगे। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर। ठीक है, तो ये विबग्योर से हमें पता चलेगा कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है, ठीक है, यानी सूर्य का जो प्रकाश आता है वास्तव में उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं, तो वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। कभी भी आप लोगों ने देखा होगा जो बचपन में छोटे से गुब्बारे उड़ाते हैं तो उसमें भी 7 रंग आपको दिखते हैं। वो बनने का एक ही कारण है, ठीक है, क्या कि इस सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक, अब देखिए सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जब ये एक साथ मिले होते हैं तो वो प्रकाश हमें श्वेत दिखाई देता है। और जब ये 7 रंग बिखर जाते हैं, ये जब 7 रंग बिखर जाते हैं तो उसे हम उस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या फिर परिक्षेपण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एग्जाम में परिक्षेपण आएगा तो आप क्या बताओगे कि सूर्य का श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है, प्रिज्म के बारे में हमने आपको पढ़ाया है कि ये कांच का बना होता है और जब ये प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह अपने मूल 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, वर्ण माने होता है रंग, रंग, और विक्षेपण माने होता है बिखरना, अलग अलग होना। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म में ये श्वेत प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये श्वेत प्रकाश आ रहा है और जैसे ये प्रिज्म से होकर के जाएगा तो ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। लिखा हुआ विबग्योर, वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ठीक है, तो इन 7 रंगों में बिखर जाएगा। इन 7 रंगों में जो बिखर रहा है तो इसी घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक, और देखिए ये बच्चों जो ये पट्टिका बन रही है, ये पट्टी जो 7 रंगों की बन रही है, इसी पट्टिका को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 7 रंगों की जो ये पट्टिका बन रही है इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। सबसे पहली बार ये स्पेक्ट्रम की खोज या फिर ये बात जो बताई कि 7 रंगों में विभक्त होता है, कैसे विभक्त होता है, सबसे पहली बार एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन ने सबसे पहली बार बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, ठीक है, और ये 7 रंगों की जो पट्टिका है इसी को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, ये बात भी हमें याद रखना है कि इसमें कुल कितने 7 रंग होते हैं। अब देखिए जो इंद्रधनुष होता है वास्तव में, तो इंद्रधनुष बिल्कुल इसी घटना पे आधारित है कि इंद्रधनुष बादल में कैसे बनता है। ठीक है, क्लियर? तो इंद्रधनुष कैसे बनता है तो उसको हम देख लेते हैं अब। ठीक, तो देखो आज जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो प्रिज्म है हमारा, ठीक है, तो इस प्रिज्म से जब ये श्वेत प्रकाश गुजरता है तो हमने पढ़ा है कि श्वेत प्रकाश से गुजरने के पश्चात इस प्रिज्म से जब निकलता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मतलब हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि ये 7 रंग जो होते हैं उनको याद करने के लिए हमें विबग्योर याद करना है। विबग्योर एक शब्द याद करना, उससे हमें 7 रंग दिख जाते हैं। एक चीज़ और समझिए बच्चों कि जब ये सूर्य का प्रकाश इस प्रिज्म से निकलता है तो केवल ये 7 रंग ही नहीं होते हैं, उसके अलावा 3 किरणें ऊपर और 3 तरंगे या किरणें नीचे होती हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? समझना, जैसे ये जो सूर्य का प्रकाश होता है तो ये 7 रंग तो होते ही हैं उसमें, उसके साथ ही साथ 3 तरंगे ऊपर या, ठीक है, और 3 तरंगे उसके नीचे होती हैं। ठीक है, जो ये तुम्हें 7 रंग दिख रहे हैं बच्चों, तो ये 7 रंग दिखाई देते हैं प्रिज्म से निकलने के पश्चात, ये 7 रंग दिखाई देते हैं, इसलिए इसको दृश्य प्रकाश या दृश्य भाग कहते हैं। जबकि जो ये 3 तरंगे ऊपर हैं और 3 तरंगे नीचे हैं ये हमको नहीं दिखाई देती। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन ये मौजूद होती हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वास्तव में बच्चों, तो उसमें ये दृश्य भाग तो होता ही है जो हमने पढ़ रखा है, और साथ ही साथ 3 तरंगे ये ऊपर होती हैं और 3 तरंगे नीचे होती हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, अब पहले इनको हम ये देखेंगे कौन कौन सी तरंगे होती हैं, उसके बाद फिर हम इन तरंगों की विभिन्न प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इन तरंगों की तरंगदैर्घ्य क्या होगी, आवृत्ति क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, अपवर्तनांक क्या होगा, विचलन क्या होगा, चाल क्या होगा, इनमें संबंध हम देखेंगे। वो इसलिए देखेंगे क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, और जब पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि निम्न में से
सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होगी, तो दे दिया जाएगा वहाँ पे ऑप्शन में आपका बैगनी रंग, ठीक है, पीला रंग, ठीक है, और उसके बाद ऐसे कोई ऊपर से कोई रंग दे दिया, अवरक्त रंग है, तो वहाँ पे आप दिमाग नहीं लगा पाओगे अगर ये चार्ट फॉलो आपको याद नहीं है तो, ठीक है। अगर याद है तो बड़ी आसानी से आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और वैसे अगर पूछ लिया गया तो आप रट तो सकते नहीं क्वेश्चन को, लेकिन अगर एक बार आपने चार्ट अच्छे से समझ लिया तो कैसा भी उठा करके कैसा भी क्वेश्चन वो रख देगा, आप उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, और सही आंसर दे करके आओगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो देखो इधर सबसे पहले हमें याद करना है कि जो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से निकलता है तो वहाँ से हमें सबसे पहले मेन तो याद है विबग्योर के हिसाब से दृश्य प्रकाश प्राप्त होता है। इसके बाद हमें याद रखना 3 तरंगे ऊपर हैं और 3 तरंगे नीचे। तो ऊपर वाली तरंगों को आपको ऐसे याद करना है, नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे याद करना है। सबसे पहले अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, ठीक है। कौन याद रखना है, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। नीचे की ओर चलेंगे, नीचे की ओर याद करना भी बिल्कुल आसान है। सबसे पहले पराबैंगनी किरणें या तरंगे आप कह सकते हो, फिर यक्स किरणें, फिर गामा किरणें। एक्स किरणें जो एक्सरे में प्रयोग की जाती हैं उनको कहते हैं, इसमें डिटेल में अध्ययन आप इंटर में करोगे, लेकिन आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए हमने बता दिया, ठीक है। क्या इधर नीचे से याद करोगे तो सबसे पहले पराबैंगनी, फिर यक्स किरणें, फिर गामा किरणें। ये बोलते हैं इसको गामा, ये चिन्ह जो बना है गामा। क्या बताया हमने बच्चों, पराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें। ऊपर वाला अगर देखोगे तो अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, और नीचे वाला पराबैंगनी, एक्स, गामा, ठीक है। सारी तरंगें याद हो गई, क्लियर। अब देखो इनकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमने ली है इसकी प्रॉपर्टी वो ली है तरंगदैर्ध्य। क्या लिया है बच्चों, तरंगदैर्ध्य। अब तरंगदैर्ध्य क्या होता है इसको तो कल हमने आपको समझाया भी था, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई तरंग है ऐसे बच्चों, ये तरंग अगर ऐसे चल रही है इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरंग में अगर देखा जाए तो ये वाला इस तरंग का सरंग है, ये ऊपर वाला भाग, नीचे वाला गर्त होता है। ये सरंग फिर गर्त, सरंग फिर गर्त, तो 2 सरंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे या 2 गर्तों के बीच की दूरी भी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, ऐसे पूछ दिया जाएगा कि दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो दृश्य प्रकाश में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तो दृश्य प्रकाश में अगर बोलेगा तो सबसे ऊपर कौन है, रेड, रेड। तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य इसका है, कितना है, 7800 एंगस्ट्रॉम, है ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है, तो आप बता दोगे किसका है, वायलेट अर्थात बैगनी का। कितना है, लगभग 4000 या 3800 एंगस्ट्रॉम होता है ये, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, क्या इसमें से कुछ भी पूछ दे आप बता सकते हो। क्या बताओगे कि तरंगदैर्ध्य ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता है, बिल्कुल याद रखना, तरंगदैर्ध्य ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसका हुआ, रेडियो तरंगों का। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका हुआ, रेडियो तरंगों का। मतलब ये आप समझ सकते हो कि रेडियो तरंगों के जो पग होंगे वो बहुत बड़े होंगे, ऐसे ऐसे रेडियो तरंगों के पग जो होंगे बहुत बड़े होंगे, अर्थात इनके बीच की जो दूरी है, सरंगों के बीच की दूरी बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना लगभग समझ पा रहे हो कि नहीं। इसका देखो कितना छोटा है। और नीचे वाला जो है गामा किरण, तो इसकी तरंगदैर्ध्य बहुत ही छोटी होगी। इसको अगर बनाया जाए तो लगभग ऐसे देखो, इसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी जो है बहुत ही छोटी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो क्या बताया बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर जब हम चलेंगे तो तरंगदैर्ध्य घटती है, तरंगदैर्ध्य घटती है, क्लियर। अब कुछ भी आ जाएगा क्वेश्चन, यहाँ से आपसे पूछ देगा, बताइए निम्न में से, अगर ऐसे दे दिए 2-3 मान लो किरणें दे दिया आपको, दे दिया एक रेड एक लाल, ठीक है, ऐसे दे दिया क्वेश्चन लाल, ठीक है। फिर उसके बाद दे दिया आपको यक्स किरणें, फिर उसके बाद आपने दे दिया, उसको ने दे दिया गामा किरणें। अब कह दिया कि इन किरणों को तरंगदैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मतलब बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य किसकी होगी बच्चों, बताओ। सबसे छोटी, इसमें देखो इन तीनों में सबसे छोटी तरंगदैर्ध्य किसकी होगी, गामा की, तो सबसे पहले गामा आएगा। फिर उससे बड़ी किसकी होगी, तो यक्स की, तो उसके बाद यक्स आएगा। फिर उससे बड़ी किसकी होगी, तो लाल, तो लाल की आ जाएगी। तो ये 3 दिए हैं ना, उसमें सारे नहीं। तो इस तरीके से आप बढ़ता हुआ क्रम हो गया कि नहीं, सेट कर लोगे बढ़िया सा, अगर ये चार्ट आपको याद है तो, क्लियर।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम, और अभी क्वेश्चन कराएंगे, पहले आप समझ लो। तो हम बिल्कुल याद कर लो कि तरंग दैर्ध्य ऊपर से नीचे आने पर इन किरणों की क्या होती है, घटती है, और तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात लैम्डा ऊपर से नीचे आने पर घटता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आएगी आवृत्ति। दूसरी चीज़ क्या आएगी, आवृत्ति। और कल हमने आपको आवृत्ति बताई थी। आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्ध्य की जस्ट उल्टी होती है, ठीक है। तो आवृत्ति क्या होती है, तो हमने आपको बताया बच्चों, देखो ये मान लो एक कोई तरंग है, यहाँ से आप देख रहे हो, ये एक कंपन यहाँ से, ठीक, फिर 2 कंपन, फिर 3 कंपन, फिर 4 कंपन। मान लो ये एक तरंग है, ठीक है बच्चों, यहाँ समझिए। तो ये 1 सेकंड में, कोई तरंग 1 सेकंड में कितने कंपन कर रही है, वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो देखो यहाँ पे 1 सेकंड में यहाँ से चली और यहाँ से यहाँ तक 1 कंपन हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया, यानी 1 सेकंड में इसने 4 कंपन कर लिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। एक और तरंग हम लेते हैं यहाँ पे बच्चों, ये देखो दूसरी तरंग जो है, ये 1 सेकंड में देखो लगभग इतने कंपन कर लिए। देखो 1 सेकंड में इसने कितने कंपन किए, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कंपन। इसने 1 सेकंड में 7 कंपन किए, इसने 1 सेकंड में 4 कंपन किए ना। तो देखो बच्चों, जब इसने 7 कंपन किए हैं, इसने 4 कंपन किए हैं, तो इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, इसकी आवृत्ति कम है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसकी आवृत्ति ज़्यादा है, इसकी आवृत्ति कम है, क्योंकि इसके कंपनों की संख्या ज़्यादा है। अच्छा बच्चों, एक खास बात आप यहाँ पे गौर से देखना, इसकी आवृत्ति तो ज़्यादा है, आवृत्ति तो ज़्यादा है, पर इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो कम है, यानी लैम्डा इसका जो है कम है, ठीक है। लैम्डा नीचे जा रहा है, आवृत्ति तो ज़्यादा है। इसमें देखो क्या है, इसकी आवृत्ति तो कम है, यानी आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से, न्यू से। इसकी आवृत्ति तो कम है, आवृत्ति नीचे जा रही है, पर इसका तरंग दैर्ध्य जो है, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा जो है वो कैसा है, ज़्यादा है, बड़ा है कि नहीं। इसका लैम्डा जो है वो ज़्यादा है, देख रहे हो कि नहीं। इसका लैम्डा ज़्यादा है, इसका लैम्डा देखो कितना छोटा है ना। तो मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हुआ तो उसकी आवृत्ति बहुत कम होगी। मतलब तरंग दैर्ध्य आवृत्ति एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो उसमें संबंध क्या होता है वो आप देख लो बच्चों। तो इसको मिटा देते हैं जल्दी से, ये समझाने के लिए हमने बताया। तो देखो बच्चों, तो बिल्कुल आप ये इतना देख लो, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और प्रोपोर्शनल 1/न्यू, ये न्यू को बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है। बात समझ रहे हो कि नहीं। ये क्या बता रहा है कि अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, अगर तरंग दैर्ध्य बच्चों बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और अगर बच्चों तरंग दैर्ध्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी। बात समझ पाए कि नहीं। तो यहाँ पे देखो अब जल्दी से आप, तरंग दैर्ध्य ऊपर से नीचे आने पर घटता है, तो आवृत्ति ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगी, जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसका मतलब हुआ, हम पूछ दे बताइए इन तरंगों में से सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, तो तुम तुरंत बता दोगे गामा किरणों की। किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा, यानी गामा किरणें कैसे चल रही होंगी, तो बिल्कुल ये ऐसे चल रही होंगी, ऐसे बहुत तेज़ी चल रही होंगी, ऐसे गामा किरणें ऐसे चल रही होंगी। लेकिन रेडियो तरंगें कैसे चल रही होंगी, तो रेडियो तरंगें यूँ चल रही होंगी, ऐसे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, ठीक, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और देखो बच्चों, हमने आपको कल बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि जिस तरंग की आवृत्ति जितनी ज़्यादा उसकी ऊर्जा उतनी ज़्यादा होती है। क्या बताया था, आवृत्ति अगर ज़्यादा है, आवृत्ति जितनी ज़्यादा है तो उसकी प्रोपोर्शनल ऊर्जा भी उतनी ज़्यादा होती। क्या है, हमने बताया था कि नहीं, उदाहरण दिया था बच्चे का और बुढ़े का। क्या बताया था कि जो बुढ़ा होता है उसके पग तो लंबे लंबे होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे चलता है ना। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, इसके पग तो लंबे लंबे हैं लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन बच्चा जो होता है उसके पग छोटे होते हैं लेकिन बहुत नन्हे पैरों से बहुत जल्दी चलता है। तो बच्चे की ऊर्जा ज़्यादा होती है ना, तभी जल्दी चल रहा है। अब बुढ़े की ऊर्जा जो होती कम होती तभी धीरे चलता है। बात समझ रहे हो। तो मतलब बच्चे की आवृत्ति ज़्यादा है, पैरों की चलने की आवृत्ति उसकी ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है तो मतलब ऊर्जा ज़्यादा है उसकी। अब बुढ़े की आवृत्ति कम है, बहुत चल रहा है, धीमे धीमे पग करके चल रहा है, तो उसकी ऊर्जा कम है। तो बुढ़े की ऊर्जा कम, ठीक है, बच्चे की ऊर्जा ज़्यादा। मतलब जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसकी ऊर्जा ज़्यादा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो मतलब ऊपर से नीचे की ओर अगर हम चलेंगे तो आवृत्ति बढ़ती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो आपसे अगर पूछ दिया इसमें से कि बताइए निम्न तरंगों में से ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी है, ऑप्शन दे दिया यहाँ पे अवरक्त तरंग और एक दे दिया एक्स किरण। तो तुम देखोगे तुरंत चार्ट याद होना चाहिए आपको। अवरक्त ऊपर होती है कि
यक्स, तो तुरंत देखोगे ऊपर से नीचे यक्स नीचे होती है, तो तुरंत दिमाग लगा जाओगे कि यक्स किरण की ऊर्जा ज़्यादा होती है। बात समझ पाए? अच्छा, फिर उसके बाद अपवर्तनांक आएगा आप अपना, ठीक है, अपवर्तनांक पे जानते, ये 3 चीज़ें मैं समझ में आ गई। तरंग दैर्ध्य ऊपर से नीचे आने पर घटता है, आवर्ती ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है, ऊर्जा भी बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, अब आया अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक के बारे में देखो बच्चों, अपवर्तनांक जो है ऊपर से नीचे की ओर जब आप चलोगे, बात समझना, ऊपर से नीचे की ओर जब आप चलोगे तो ये आपको याद रखना है अपवर्तनांक बढ़ता है। क्या रखना है? अपवर्तनांक बढ़ता है, यानी सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसके लिए होता है? देखो बच्चों, गामा किरणें के लिए। जब हमने आपको अपवर्तनांक पढ़ाया था तब हमने आपको समझाया था, क्या समझाया था, कि जिस किरण का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, जिस किरण का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसका विचलन भी उतना ज़्यादा, ये बात हमने पढ़ाई थी, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो पीछे आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो देखो हमने बताया था जिस किरण का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा, इधर देखो बताते हैं, अपवर्तनांक जितना ज़्यादा, अपवर्तनांक को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक जितना ज़्यादा, ठीक है, उसका विचलन, हाँ स्मॉल एन है ना, उसका विचलन उतना ज़्यादा। बात समझना, देखो इधर यहाँ पे देखो आप, विचलन का मतलब समझ रहे हो कि नहीं, ये किरण जो है ऐसे जा रही थी, ऐसे, ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन सभी देख रहे हो यहाँ पे देखो, अभी पहले हम दृश्य प्रकाश पे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें दृश्य प्रकाश की तो इसका विचलन कितना है, वायलेट वाली का, बैगनी वाली का, तो बैगनी वाली का विचलन इतना है, देख रहे हो ना, ये विचलन कोण इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा विचलित हो गई है अपने मार्ग से, हो गई ना। अच्छा भाई, ये कोण ज़्यादा होगा ना, ये वाला देखो विचलन कोण के लिए, इसके लिए, जबकि दूसरी वाली जो किरण है, और जबकि लाल वाली को अगर देखा जाए, लाल वाली के लिए विचलन कोण केवल इतना है, बस बात समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे अगर दृश्य प्रकाश में बात करेंगे बच्चों, तो ये बैगनी वाली किरण जो है ज़्यादा विचलित हुई है, मतलब बैगनी वाली किरण अपने रास्ता से ज़्यादा भ्रमित हुई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बैगनी वाली किरण ज़्यादा विचलित हुई है और लाल वाली किरण ज़्यादा विचलित नहीं हुई है, कम विचलित हुई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि बैगनी वाली के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है। इसका मतलब हमने एक बात और बताया था आपको बच्चों, अपवर्तनांक अगर किसी तरंग के लिए ज़्यादा हो जाएगा तो अपवर्तनांक का मतलब अगर उसके लिए ज़्यादा, तो मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि उस किरण के लिए ये कांच का जो माध्यम ये है, कांच का जो माध्यम है ये बहुत घना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और जब बहुत घना होता है तो अब ये बैगनी रंग की किरण बिल्कुल सीधी तो निकल नहीं पाएगी, ठीक है। जब भाई चीज़ें मैं ऐसे समझते, जैसे क्लासरूम है, अब क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अब हमको यहाँ से वहाँ तक जाना है तो हम दौड़ करके निकल पाएंगे क्या? बिल्कुल सीधा नहीं निकल पाएंगे, हम विचलित होकर के निकलेंगे, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ से निकलेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे है कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक ज़्यादा है, मतलब सघनता ज़्यादा है, इसी कारण ये ज़्यादा विचलित हो जाती है, ठीक है। जबकि अगर क्लास में बच्चे नहीं हैं, ठीक है, क्लास खाली है, तो आसानी से हम निकल सकते हैं, यानी विचलन बहुत कम होगा। तो लाल रंग के लिए जो विचलन होता है वो कम होता है, यानी इसके लिए अपवर्तनांक कम है, ठीक है। बिल्कुल आप यही समझ लो कि जब ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो अपवर्तनांक जो होता है बढ़ता है, अपवर्तनांक जो है बढ़ता है, और अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा। अरे भाई बिल्कुल ये समझ लो, जो नीचे होगा वो विचलित ज़्यादा होगा, तो विचलन ज़्यादा तो अपवर्तनांक ज़्यादा, ठीक, समझ गए। अच्छा, अब एक चीज़ और बचा हुआ है, चाल, ठीक है। तो चाल बचा हुआ, चाल को देख लो। तो चाल भी ऊपर से नीचे की ओर अगर आओगे आप, तो हमने आपको एक संबंध बताया था अपवर्तनांक और चाल में, अपवर्तनांक और चाल में, यन और वी में, यन और वी में, या प्रकाश का चाल जो भी आप समझ लो, ये क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की ओर अगर आप आ रहे हो तो अपवर्तनांक बढ़ रहा है, विचलन भी बढ़ रहा है, और चाल जो है वो घट जाएगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब अपवर्तनांक ज़्यादा यानी सघनता ज़्यादा तो विचलन होगा, अब विचलन होगा मतलब हम टेढ़े मेढ़े निकलेंगे। अब जब विचलन होगा, हम जब टेढ़े मेढ़े निकल रहे तो हमारी चाल नहीं घट जाएगी। बच्चे ज़्यादा है तो हम दौड़ते हुए जाएंगे, ऐसे दौड़ते हुए थोड़े जाएंगे, धीमे धीमे जाएंगे, यानी चाल तब घट जाएगी बच्चों। अपवर्तनांक जब कम हो जाएगा तो विचलन कम हो जाएगा और चाल ज़्यादा होती जाएगी, हम दौड़ते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे जैसे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य घटती है, तरंग दैर्ध्य घटेगी तो आवर्ती तुरंत हमें याद हो जाएगी, आवर्ती बढ़ती है, आवर्ती बढ़ती है तो हमें ऊर्जा तुरंत याद हो जाएगी, बढ़ती है। फिर उसके बाद आएगा हमारा
अपवर्तनांक, तो ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो अपवर्तनांक क्या होता है, बढ़ता है। अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा, विचलन बढ़ेगा तो चाल घट जाएगी। विचलन चाल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है, 2-4 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। बिल्कुल अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप आसानी से उन क्वेश्चनों को कर लोगे, ठीक है, और नहीं याद है तो आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाओगे, ठीक है, ठीक है। देखो तो देखो 2 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस रंग की किरण के लिए विचलन सबसे अधिक होता है। तो विचलन में हम वहाँ पे चलेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर जो है विचलन बढ़ता है। तो देखो सबसे नीचे इनमें से कौन होगा वही देख लेते हैं। तो विचलन सबसे नीचे विबग्योर इनमें से सबसे नीचे कौन है, तो विबग्योर में ये वी बैगनी वाली सबसे नीचे होती है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। इसमें देखो निम्न में से अपवर्तनांक इसका सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक और सबसे कम पूछ रहा है। सबसे अधिक का आएगा तो यानी ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो अपवर्तनांक बढ़ता है। चार्ट हमें याद है, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो सबसे अपवर्तनांक बढ़ता है। तो इनमें से देख लेते हैं सबसे नीचे कौन होती है। तो सबसे नीचे ये होती है, यानी सबसे अधिक गामा का होगा, सबसे अधिक गामा का। और सबसे कम यानी देख लेते हैं इनमें सबसे ऊपर कौन है, तो बैगनी आवरक सबसे ऊपर होती है इनमें से, तो इसका होगा सबसे कम, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है क्रम के रूप में सजाने पर, मतलब दे देगा ऐसे क्वेश्चन में लाल, पीला, बैगनी, आवरक कुछ भी दे देगा और कह देगा बताइए इनमें से सभी किरणों को उनके अपवर्तनांक के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या फिर घटते हुए क्रम में लिखिए, ऐसे बोल देगा, ठीक है। तो कैसा भी क्वेश्चन आया, अगर आपको ये चार्ट याद है तो आप इस चार्ट की सहायता से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं बच्चों, तो नोट कर लीजिए इसे।